गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। प्रीवियस वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस किया था। आपको होमवर्क दिया था मैंने कि एटॉमिक नंबर 30 तक आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करना है। एक चीज़ आपने नोट की होगी कि एटॉमिक नंबर 24 क्रोमियम और एटॉमिक नंबर 29 कॉपर, इनके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन जो हमने एक्सपेक्ट की थी वैसी नहीं है, उससे अलग है। तो ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्यों आती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास, जो हमने सोचा था कि ऐसी होगी। क्रोमियम के लिए आर्गॉन 18 3d4 4s2 और कॉपर के लिए आर्गॉन 18 3d9 4s2। एक्चुअल जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आई, आर्गॉन 18 3d5 4s1 और कॉपर के लिए आर्गॉन 18 3d10 4s1। तो इसमें ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 4s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके 3d में आ गया और 3d4 से 3d5 बन गया। कॉपर के केस में 4s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके 3d में आ गया, 3d9 से 3d10 बन गया। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट क्यों कर रहा है 4s से 3d में? इसलिए कर रहा है क्योंकि जो हमारे पास नई कॉन्फ़िगरेशन जो बन रही है वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन, और जो चीज़ स्टेबल होती है वो एग्जिस्ट करती है। 3d5 के केस में इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलेंगे हम हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन और 3d10 को बोलेंगे हम कंप्लीट फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, जैसे p के 3 ऑर्बिटल हैं, d के 5 हैं, f के 7 ऑर्बिटल हैं, इन डीजेनरेट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे p के 3 हैं, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। और अगर इनमें दो दो इलेक्ट्रॉन है तो ये है कंप्लीट फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। डी के केस में ये सारे डीजेनरेट हैं, इनकी एनर्जी सेम है। अगर पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ये है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, और अगर इनमें दो दो इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो हो जाएगी कंप्लीट फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह से एफ के 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर सातों में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो वो हाफ फील्ड, और अगर दो दो इलेक्ट्रॉन है तो वो कंप्लीट फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होती है दूसरी कॉन्फ़िगरेशन से, और कंप्लीट फील्ड कॉन्फ़िगरेशन भी ज़्यादा स्टेबल होती है। तो स्टेबिलिटी के लिए हम दो रीज़न देंगे। स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 3d4 में जो 5 ऑर्बिटल्स हैं, इन 5 में से 4 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक एक इलेक्ट्रॉन इनके अंदर प्रेजेंट है, और 5th ऑर्बिटल एम्प्टी है, इसलिए ये सिमेट्रिकल नहीं है। और इस केस में पांचों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 3d5 ज़्यादा सिमेट्रिकल है और ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू 3d4। सेम केस 3d10 ज़्यादा सिमेट्रिकल है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू 3d9। दूसरा रीज़न है हमारे पास स्टेबिलिटी ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन आपस में पोजीशन एक्सचेंज करेंगे उस टाइम जो भी एनर्जी रिलीज होगी, जो भी एनर्जी का एक्सचेंज होगा, उसको बोलेंगे एक्सचेंज एनर्जी। तो 3d4 की कॉन्फ़िगरेशन हमने पहले ली। इसमें हम देखते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसके साथ पोजीशन एक्सचेंज कर रहा है, फिर इसके साथ कर रहा है, फिर इसके साथ कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन 3 बार अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर रहा है। सेकंड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट के साथ ऑलरेडी पोजीशन एक्सचेंज कर ली है, तो सेकंड ने थर्ड के साथ पोजीशन एक्सचेंज की और फोर्थ के साथ पोजीशन एक्सचेंज की, तो ये 2 बार पोजीशन एक्सचेंज कर रहा है। थर्ड इलेक्ट्रॉन फोर्थ के साथ पोजीशन एक्सचेंज कर रहा है एक बार, बाकी फर्स्ट और सेकंड के साथ ऑलरेडी पोजीशन एक्सचेंज कर ली है। तो 3d4 के केस में टोटल जो एक्सचेंज हो रहा है वो है 3 + 2 + 1 6 बार इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं। 3d5 में देखते हैं फर्स्ट पोजीशन ने सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ और फिर फिफ्थ के साथ अपनी पोजीशन एक्सचेंज की, मतलब इसने 4 बार अपनी पोजीशन एक्सचेंज की। सेकंड इलेक्ट्रॉन ने थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ और फिफ्थ के साथ अपनी पोजीशन एक्सचेंज की, तो सेकंड ने 3 बार अपनी पोजीशन एक्सचेंज की। थर्ड इलेक्ट्रॉन ने फोर्थ के साथ और फिफ्थ के साथ पोजीशन एक्सचेंज की और 2 बार अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर रहा है। और फोर्थ इलेक्ट्रॉन केवल फिफ्थ के साथ ही अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी जो इलेक्ट्रॉन है पहले उनके साथ इसने अपनी पोजीशन ऑलरेडी एक्सचेंज कर ली है। तो टोटल 3d5 में 10 बार इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इसमें एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। जितनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी निकलेगी उतनी ही उसमें स्टेबिलिटी आएगी। तो 3d5 में एक्सचेंज ज़्यादा हो रहा है, मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू 3d4। सेम केस 3d10 और 3d9 में लगेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस।
एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखी, अब आयन की देखेंगे। पहला एग्जांपल है हमारे पास क्लोरीन। ये एटम है, न्यूट्रल है, इसका एटॉमिक नंबर है 17, इलेक्ट्रॉन इसमें 17 है और प्रोटॉन भी इसमें 17 है। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, इसलिए ये है न्यूट्रल। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, नियॉन 10 3s2 3p5। ठीक है, अब Cl ने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसके अंदर आ गया तो Cl नेगेटिव बन गया। अब Cl नेगेटिव में अपने तो इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्स्ट्रा ले लिया है। ठीक है, तो इसके पास टोटल हो जाएंगे अब 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, Cl नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, टोटल 18। तो अब हम 18 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, नियॉन 10 3s2 3p6। तो यहाँ पे P में 6 है, इसमें P में 5 है। मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन, इसलिए न्यूट्रल है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, नियॉन 10 3s2। ठीक है, अब मैग्नीशियम 2+ कैसे बना, जब इससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो 10 में से 2 निकल गए, कितने रह गए इसके पास, 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, कितने रह गए इसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैग्नीशियम 2+ में अब हम 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं क्या आ जाएगी, 1s2 2s2 2p6, जो कि नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन है। तो एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतने उसके अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, और पॉजिटिव आयन के केस में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकल गए हैं। और उसको ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आयंस के लिए लिखना है, उसको बनाना है। इन टॉपिक के साथ हमारी सेकंड यूनिट यहाँ पे क्लोज होती है। पूरी यूनिट को अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, थैंक यू।